रेगुलरली दो वीडियोस में हमने ये जान लिया है कि मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती है और कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो इस मिट्टी को बिगाड़ने का काम करती है। अब अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो कोई बात नहीं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये वीडियोस भी आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। अब सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि सोइल कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है। तो मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया का जो भोजन आता है उसका 99% हिस्सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिट्टी या मिट्टी से जुड़े कार्यों से आता है। तो एज ए रिसोर्स ये काफ़ी अमूल्य संसाधन है जिसकी कंजर्वेशन की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि हमारा डिफॉरेस्टेशन जैसे जैसे बढ़ने लग रहा है तो हमारी सोइल डायरेक्टली कनेक्शन में आती है वाटर एंड एयर के, जिसके हमारा सोइल एरोजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू हम सोइल एरोजन थोड़ा कम कर सके, तो उन सॉल्यूशन पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो कि आप यूज़ करके सोइल एरोजन को थोड़ा कम भी कर सकते हैं और सोइल की फर्टिलिटी और जिसकी जो आउटर लेयर होती है उसको थोड़ा बचा सकते हैं। तरीकों में सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि हम उन लोगों को एजुकेट करें जो मिट्टी या मिट्टी से जुड़े कार्यों से होते हैं। मैं सीधे रूप में किसान भाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ। किसान भाइयों को हम शिक्षित कर सकते हैं और मिट्टी के बारे में ज्ञान प्रोवाइड करा सकते हैं जिसके थ्रू वो मिट्टी से एजुकेट हुए। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट भी ऐसी स्कीम्स एंड पॉलिसीज ला सकती है जो पब्लिक के साथ काम करके हमारी सोइल एरोजन की समस्या को थोड़ा कम कर सके। इसके साथ ही साथ सोशल फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, इन तीनों के जरिए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोइल एरोजन को रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इनके साथ ही साथ सरकार ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर सकती है जिसमें किसानों को सोइल मैनेजमेंट के बारे में बताया जा सके, क्योंकि एक हेल्थी सोइल ही मेन कंपोनेंट होती है हमारी सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इतनी बड़ी जनसंख्या को फीड करने के लिए हमारा प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके लिए हाइब्रिड संकर बीजों का निर्माण करना चाहिए जो कि हमारी सोइल के लिए फेवरेबल हो। और किसानों को इन चीज़ों के बारे में एजुकेट करना चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उनकी मिट्टी के लिए हेल्दी रह सकती है। फर्टिलाइजर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फर्टिलाइजर्स बेसिकली हमारी मिट्टी के जो खोए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रीएस्टेब्लिश करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। अब ये नॉर्मली आर्टिफिशियल हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक यानी कि जैविक हो सकते हैं। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम ये तीनों युक्त उर्वरक आते हैं और ये सभी फर्टिलाइजर्स होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ शैवाल आते हैं, कुछ कवक आते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया आते हैं जिनके थ्रू हम मिट्टी के आवश्यक न्यूट्रिएंट्स फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर्स का ये फायदा होता है कि ये भूमि की फर्टिलिटी को बढ़ाते ही है, साथ ही साथ उसके पॉल्यूशन लेवल को काफी ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि राइजोबियम, नीले हरे शैवाल और एजोला जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, एजियोस्पाइरिलम जो कि प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और एजोबैक्टर जो कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जिसके थ्रू प्लांट काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ हासिल करते हैं। चलिए दूसरे तरीकों को जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका है कि बायोलॉजिकली या फिर एग्रोनॉमिक तरीकों से हम सोइल एरोजन को कम करें। अब इसमें कुछ टेक्निक्स आती है खेती की जिनके थ्रू हम सोइल एरोजन को कम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम फसलों को चक्रीकरण करके बोते हैं और इससे सोइल एरोजन थोड़ा सा घटने लगता है। दूसरा तरीका है इसमें ही कि हम मिक्स्ड क्रॉप यानी कि एक फसल में ही दूसरी फसल लगाकर इसको कम करने की कोशिश करें। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम स्ट्रिप फार्मिंग यानी कि पट्टीदार खेती करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। चौथे नंबर पर यहाँ पर मल्चिंग आती है जो कि काफ़ी यूजफुल टेक्निक है जो काफ़ी ज़्यादा जगह पर यूज़ की जाती है। एंड शेल्टर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि खेत के चारों ओर सीमाओं पर पेड़ लगा दिए जाते हैं जो कि हवा को रोकने का काम करता है और इससे एयर एरोजन काफ़ी ज़्यादा घटने लग जाता है। बात करते हैं तीसरे तरीके की और उसका नाम है मैकेनिकल मेजर्स, और इसमें ऐसे सॉल्यूशंस और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सोइल एरोजन थोड़ा सा कम कर सके। अब इनका इस्तेमाल हम ढलान वाली जगहों पर करते हैं जैसे कि पहाड़ों पर, ढलानों पर, और इसके जल का प्रवाह कम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारी मिट्टी की इनफिल्ट्रेशन रेट थोड़ी सी बढ़ सके और सोइल एरोजन ऑटोमेटिकली कम हो सके। बात करते हैं कुछ तरीकों की, उसमें सबसे पहला आता है काउंटर फार्मिंग। काउंटर फार्मिंग में कुछ ऐसी रेखाओं का निर्माण कर देते हैं जो कि कुंड का निर्माण करती है और उससे थोड़ा सा जल रुक जाता है और बेसिकली मिट्टी का प्रवाह भी रुकने लगता है और सोइल एरोजन धीरे धीरे घटने लग जाता है। दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूँ तो उसमें टेरेस फार्मिंग आती है यानी कि काउंटर बंडिंग, और इसमें ढलान वाली जगहों पर हम सीढ़ियों का निर्माण करते हैं और उसमें भी कुछ पानी रुक जाता है और मिट्टी भी थोड़ी सी रुक जाती है और सोइल कंजर्वेशन
थोड़ा सा बढ़ जाता है। तीसरा जो तरीका आता है उसका नाम है बेसिन लिस्टिंग या फिर टाइड रिजिंग, जिसमें कि खेत छोटी छोटी बेसिनों में बढ़ने लग जाता है और वर्षा का जल इन्हीं बेसिनों में रुकने लग जाता है और मिट्टी का जो एरोजन होता है वो धीरे धीरे घट जाता है। चौथे तरीके की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्रिस क्रॉस प्लगिंग आती है और इसमें पहले तो ढाल की दिशा में हम खेत की जुताई करते हैं और फिर उनके विपरीत करते हैं, जिसके थ्रू नलियों का निर्माण नहीं होता और मृदा अपरदन घटने लग जाता है। जलोढ़ वाले मैदानी एरियाज में और या फिर नदियों के किनारे इसी क्रिस क्रॉस प्लगिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सॉइल एरोजन को काफ़ी ज़्यादा कम करने की हेल्प करती है। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा जिसके थ्रू आप बेसिकली मैदानी इलाकों में भी सॉइल एरोजन को थोड़ा सा कम कर सके। इसमें आप ग्रीन मैनर यानी कि हरे खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली वही फसलें होती है जो पोषक तत्वों की कमी को पूरी करती है और हर स्थिति में ये हल चलाकर इनको मिट्टी में मिलाया दिया जाता है। हरी खाद से भूमि को ओवरऑल डेवलपमेंट तो होता ही है और इससे भूमि के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अच्छा खासा स्टोरेज होने लग जाता है। सॉइल डिसीजेज होती है जो कि ग्रीन मैनर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती है। इनमें कुछ फसलें आती है जैसे कि सनई, ढेचा, लोबिया, उड़द, मूंग और ग्वार, ये चीजें आती है जिनके थ्रू आप सॉइल एरोजन तो कम कर ही सकते हैं। जिसके ग्रीन मैनर के फायदे ये होते हैं कि ये लो कॉस्ट होती है, कम सिंचाई और कम लागत में इस्तेमाल की जाती है, क्रूशियल कंडीशन में उगने की ताकत रखती है, खरपतवारों को दबाते हुए बड़ी तेजी से ग्रो करती है और कम टाइम में ज़्यादा N2 फिक्सेशन करती है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन काफ़ी ज़्यादा करती है कम समय में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।